आपका स्वागत है। और जो लेटेस्ट मूव हमने यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है वो डेफिनेटली इन जीरा है। एक बार हम यहाँ पर अच्छे खासी तेजी और ऑल टाइम हाइज देख चुके हैं और उसके बाद मुनाफा वसूली भी थी और इस वक्त यहाँ पर जीरे में अपर सर्किट के साथ यहाँ पर कारोबार है। 4% की तेजी है और बाजार जा मानता है कि आगे जाकर नए हाइज यहाँ पर जीरा बना सकता है। आपको बता दें कि 62,670 का हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर आता हुआ देखा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे कि जीरे ने आपको पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में अब तक किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। सितंबर में अब तक 14% से ज़्यादा की तेज़ी जीरा आपको दिखा चुका है और अगर आप यहाँ पर अक्टूबर वायदा देखें जो कि अगला वायदा है, यहाँ पर 64,000 तक के भी स्तर हमने बनते हुए देखे हैं। जैसे मैंने कहा, चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आना चाहेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि किस तरह की तेज़ी यहाँ पर जीरे ने आपको दी है। सितंबर में अब तक 14% की बढ़त है और अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, रादर 3 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, तो 25% का इजाफा देखने को मिला है। वो शुरुआत सितंबर में यहाँ पर कुछ गिरावट और मुनाफा वसूली के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेजी यहाँ पर है। 1 महीने में 1% की बढ़त है, यानी कि सितंबर का महीना मिड अगस्त टू मिड सितंबर यहाँ पर बहुत बढ़त नहीं देखने को मिली। 3 महीने में 25% की बढ़त है। ये 6 महीने का चार्ट है जहाँ पर जीरे ने आपको ऑलमोस्ट 100% का इजाफा ला कर दिया है और जहां तक 12 महीने की बात है, यहां पर अच्छी खासी तेजी हमने यहां पर जीरे में आते हुए देखी है। 12 महीने में करीबन 150% की बढ़त यहां पर जीरे ने आपको दिखाई है। तो ये वो कमोडिटी है जो ज़्यादातर जो जीरे के ट्रेडर्स हैं वो जीरे को हीरा बुलाना लगे हैं, तो क्लियरली उस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। हमारे साथ मियो ट्रेडर्स के किशोर शाह हैं। किशोर जी नमस्कार। एक सेकेंड राउंड ऑफ तेजी हमने यहाँ पर जीरे में आते हुए देखी है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस, यहाँ पर क्या सेंस है? एक्चुअली अभी क्या है मैडम कि जैसे अभी बीच में 2-3 दिन पहले भाव ऊपर के बन गए थे, एक बार 650 क्रॉस कर दिया था अक्टूबर वायदा और वापस नीचे जाके 610 तक आ गया था। यानी कि वायदे के अंदर अप डाउन बहुत है। एक बार ऊपर चला जाता है, लोग वापस तेजी में आता है, फिर वापस नीचे आता है, लोग मंदी में आ जाते हैं। अभी भी मार्केट में जो डिमांड बनी है वो तो अभी एक्सपोर्ट की भी सुस्त है और लास्ट पिछले 3-4 दिन के अंदर हाजी जो मार्केट डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की है वो भी सुस्त बनी हुई है और एक्सपायरी भी आ रहा है, मतलब ये एनसीडीएक्स की जो एक्सपायरी है वो भी कल होने वाली है पूरी। तो उसके हिसाब से बाजार अप डाउन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर ऐसा लगता है कि जीरा यहाँ से 10-15% बढ़ सकता है, जिस तरह की मतलब माहौल अभी एनसीडीएक्स के अंदर दिख रहा है उसके हिसाब से। बाकी डिमांड अभी भी सुस्त बनी हुई है, पक्की बात है। किशोर जी, तो अगर डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है और इतने समय तक हमने प्राइसेस भी यहाँ पर उसको रिफ्लेक्ट करते हुए देखे, सुस्त ही थे प्राइसेस भी, आप कहेंगे फिर क्या ये स्पेकुलेटिव मूव है बाजार में जो आप कहेंगे कि एक्सचेंज फ्यूचर्स पे ही सिर्फ देखने को मिला है? एक्चुअली एक्सचेंज में क्या लोग क्या कि फ्यूचर ज्यादा देखते हैं कि आने वाले समय इनको ऐसा लगता है कि दिवाली के बाद सपोज जीरा जिस तरह से मार्केट में अभी अराइवल बनी हुई है किसानों की और जो व्यापारी को जो बिकवालिटी वो बहुत कम है, उसके हिसाब से लगता है कि आगे जाके इसको शॉर्ट बन जाएगा, तो उसके हिसाब से ये फॉरवर्ड तेजी कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि ये सेंटिमेंट मूव है। आगे जाकर क्या आगे जाकर किस तरह की आवक आप बाजार में आता हुआ देखते हैं और बाजार को अब ये भी लगता है कि जितनी तेजी हम यहाँ पर देख चुके हैं, बुआई के पास माल बहुत कम बचा है मैम, क्या 10% ऊपर माल, क्योंकि अगर माल होता तो इस टाइम में आ ही जाता। तो बीच में बिकवाली आई है थोड़ी बहुत, अभी ये 10% माल है वो आप दिवाली के पहले भी आ जाएगा। दिवाली के बाद किसानों के पास माल नहीं रहेगा, जो भी रहेगा बड़े व्यापारी उनके पास ही माल बचेगा। इसके हिसाब से सेंटीमेंट बना हुआ लोगों का कि दीपावली के बाद यदि वापस एक्सपोर्ट भी है, क्योंकि चाइना के अंदर जो भाव थे अपने इंडिया से $1,000 नीचे थे, वो अभी ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। मतलब अपने भी मतलब 700-800 के डॉलर के भाव है, चाइना के भी भाव हो गए, तो वहां भी माल कम बचा है। तो इसके सबसे ऐसा लग रहा है कि दिवाली के बाद यदि एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है और मतलब माल कम रहता है तो वहां एक जाके अच्छी डिमांड बन जाएगी और बाजार भी बढ़ जाएंगे। तो किशोर जी, कितनी डिमांड की एक्सपेक्टेशन है फिर दिवाली के आसपास? लगता है मतलब डिमांड आएगी तो 10-15% का भाव के मूवमेंट तक लगता है, इसके वो अपनी साइड जाना चाहिए 10-15%। हमारे साथ अजय केडिया भी मौजूद है। अजय, कैसे देखते हैं आप ये नई बढ़त को? और जैसे किशोर जी कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स में एज ऑफ नाउ कोई चेंज नहीं है, ऑब्वियसली अब कैरी फॉरवर्ड कम है, फसल कमजोर है, माल नहीं आ रहा, लेकिन मुनाफा वसूली के बावजूद भी अब जो ये नई तेजी पकड़ने लगी है, कैसे देखते हैं आप उसे और ऑन चार्ट्स प्राइसेस कैसे नजर आते हैं? नमस्कार मुझे जी। देखा जाए तो फंडामेंटल हमने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल इस बार स्पाइसेस के काफी मजबूत है, जिस ढंग से हमने एरिया में या प्रोडक्शन में जो अभी हमने कमी देखी है और ग्लोबल मार्केट में इस बार शॉर्टेजेस कंटिन्यू है। बीच में जो गिरावट था उसका 2-3 कारण था। एक तो चाइना से हमने माल वापस रिवर्ट होते हुए देखा है, साथ में सोइंग अच्छी होगी उसका न्यूज था, लेकिन अब एल नीनो की वजह से रबी क्रॉप पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये तेजी नए हाइज की तरफ जाते हुए दिखाई दे। नो डाउट इमीडिएटली नहीं आएगी नई तेजी, मतलब हम 70
70-71 की जो लेवल देख रहे हैं वो दिसंबर जनवरी में देख रहे हैं। इस बार रमजान भी जल्दी है, तो एक्सपोर्ट की जो डिमांड जनवरी फरवरी में आती है, मे भी इस बार दिसंबर से हिट होते हुए दिखाई दे। तो कुल मिला के मार्केट में वॉलिटिलिटी, जैसे किशोर जी ने भी कहा है, वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम जोन पे रहेगी, बट करंटली मुझे लगता है 58,000 के नीचे मार्केट जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 64,000 का लेवल तोड़ने पे हम स्लोली एंड स्टडीली 70 से 71,000 के आसपास जाते हुए देखेंगे ईयर एंड तक। बट ग्लोबल मार्केट में आज मॉर्निंग पे मुझे चाइना से काफी जन से बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वापस एक माहौल बन रहा है बाइंग का ग्लोबल मार्केट में भी। तो कुल मिला के मार्केट में तेजी का ही रुख रहने वाला है। ऑलराइट, तो यानी कि शॉर्ट करके काम करने की राय नहीं है, यहाँ पर बढ़त के साथ ही काम किया जाए। जिस तरह का सेंटिमेंट है, फ्यूचर बाइंग है, वो सभी ऑन द हायर साइड यहाँ पर पॉइंट आउट करता है। किशोर जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और जीरे पे अपना व्यू भी देने के लिए। तो ओवरऑल कमोडिटीज में अगर आज देखा जाए तो एक आउट परफॉर्मर के तौर पर हमने स्पाइसेस पैक में जीरे को भरता हुआ देखा है, जहां पर 4% का अपर सर्किट के साथ कारोबार था। अब कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर ट्रेड्स। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं। और आज अमेरिका से महंगाई के आंकड़े आने से पहले सोने चांदी पर दबाव कुछ बढ़ता हुआ नजर आया है। सोना 3 महीने के निचले स्तरों के आसपास है, वहीं चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। बाजार को आशंका है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो फेड एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर बढ़ा ही सकता है। कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर 2 रेट हाइक्स की भी बात करती हैं। ऐसे में सोने चांदी में क्या काम करना चाहिए और कैसे हो स्ट्रैटेजी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया तो हैं ही, एक्सेस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक जुड़ेंगे, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता एंड ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चैनानी भी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप आज के यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, क्योंकि काफी हद तक ये एक पॉइंट होगा जिससे बाजार फिर अगले हफ्ते के जो यूएस फेड की मीटिंग है उस तक डायरेक्शन बनाएगा। जी बिल्कुल, जो महंगाई के आंकड़े हैं वही गोल्ड की दिशा तय करने वाले हैं। लेकिन हम साथ साथ में ये जो ऑयल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। और जिस प्रकार से थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में हमने आज गिरावट देखी है, अन्यथा डॉलर इंडेक्स भी लगातार तेजी बनाए हुए है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर बनेगा गोल्ड के प्राइसेस पर, लेकिन वो टेम्पररी दबाव होगा। मेरा अब भी मानना ये है कि गोल्ड नीचे में उसको $1891 पे स्पॉट मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। यदि ये $1851 नीचे में ब्रेक करता है अपने सपोर्ट लेवल को, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल $1866 है। लेकिन यहाँ पर मैं हर डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को मानता हूँ, क्योंकि देखिए हमें ये देखना होगा कि इवेंचुअली आज जो इक्विटी मार्केट है, जो दूसरे सिक्योरिटी मार्केट हैं, वो बहुत अपने एक हाई लेवल के ऊपर चले गए हैं और वहां से कहीं ना कहीं लोग डर के मारे अपनी एसेट पोजीशन को शिफ्टिंग करेंगे। और ये जब शिफ्टिंग होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि गोल्ड में ही शिफ्टिंग होती है, तो गोल्ड में ETF में बाइंग बढ़ने की संभावना है। और सेंट्रल बैंक बाइंग तो कर ही रही है। हमारे पास रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते JP मॉर्गन और जैसी बड़ी बैंकों ने अपने कस्टमर को बाइंग की सलाह दी है। तो मैं मानता हूं कि एवरी डिप हैज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ना बढ़ाए, ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है कि फेड 1.25% इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगा ही, उसे मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ही लिया। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, जैसे कि कॉन्वर्सेशन रही भी है कि इवन एज डॉलर इंडेक्स तेज रहा, यूएस फेड रेट हाइक्स हमने यहाँ पर आते देखी, एंड इवन एट द फैक्ट कि यहाँ जो बड़ी हाइक है यहाँ पर रेट्स की, वो लंबे समय तक इतनी ऊंची रह सकती है, उसके बावजूद भी सोने में कोई बहुत बड़ा डेंट आता हुआ नहीं नजर आया। जी बिल्कुल, यदि आप देखें तो $1900 के नीचे सोना सिर्फ एक बार हमने देखा $1884 के आसपास पिछले हफ्ते या पिछले 15 दिनों में गया था। बहुत बड़ा डेंट हम सोने में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और मेरा अब भी मानना ये है कि जिस प्रकार से जो दूसरी कंट्रियां डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा, गोल्ड के प्राइसेस पे आएगा। हर कंट्री को अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए हर सेंट्रल बैंक को गोल्ड की बाइंग करनी पड़ेगी, और वही चीज गोल्ड के प्राइसेस को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाने वाली है। और जो हम ऑलरेडी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर भी हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो यही माना जा रहा है कि कई कंट्रियां आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहती हैं और US डॉलर से बाहर रहना चाहती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है
हमने पिछले कुछ महीनों में ब्रिक्स के बारे में भी ऐसी ही बातें सुनी थी, और यदि इस प्रकार की स्थिति रहती है तो गोल्ड के प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना। ऑलराइट, रनिशा, आप कैसे देखती हैं? फंडामेंटल्स तो यहाँ पर सामने ही हैं, लेकिन इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि सोने के प्राइसेस किस ओर जा सकते हैं? जी मनीषा, आज का जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि 3.2 से बढ़ के 3.6 नंबर आ सकता है परसेंटेज टर्म्स में। एंड इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है क्योंकि हमने देखा है कि ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 25% बढ़ चुकी है सिंस जून जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट उसके मद्देनजर होते हुए हमने देखा है कि फेड के जो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है आगे चल के किस तरह का पाथ रहेगा। तो सितंबर में नेक्स्ट वीक में लग रहा है कि 93% चांसेस दिख रहे हैं कि पॉज आएगा। एंड जो नवंबर मीटिंग है उसमें 60% पॉज के चांसेस है, 38% चांसेस है कि रेट हाइक आ सकता है। तो ये पूरा इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेगा कि गोल्ड की प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएगी, ग्रोथ किस तरह से रहेगा। सबसे बड़ी बात वो है। अगर जिस तरह से हमने देखा है 2-3 महीने से सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बढ़ गए हैं, ग्रोथ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, तो उसी वजह से डॉलर इंडेक्स भी काफी एक रिबाउंड देखा गया है फ्रॉम 100 लेवल टू 105 लेवल। तो सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बढ़ते हुए हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में करेक्शन आया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस एक ट्रिगर का वेट कर रही है, जिसकी वजह से हम एक रिबाउंड देखें। एंड वो ट्रिगर कभी भी आ सकता है। मुझे यहाँ से ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है। 58,000 मैक्स टू मैक्स नीचे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एंड अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो 1900 का डॉलर्स के नीचे मुझे नहीं लगती प्राइसेस सस्टेन करेगी। तो वी आर वेरी नियर टू बॉटम। अपसाइड यहाँ से एक बार रिबाउंड होता है प्राइसेस में तो काफी अच्छा अपसाइड देखा जाएगा टिल नेक्स्ट 2 मंथ्स टू दिवाली। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 4 to 5% अपसाइड देखा जा सकता है। तो बायर डिप्स की मेरी भी सलाह रहेगी। ऑलराइट, सुरेंद्र जी, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो ट्रांश है वो यहाँ पर जारी है। लोगों ने लोअर प्राइसेस देखे हैं, हायर भी हैं, और आपको अगर लगता है कि यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली आएगी तो क्या ये करंट लेवल्स हैं एंटर करने के लिए, एक दूसरी ट्रांश का इंतजार करना चाहिए? नहीं, दूसरी ट्रांच तो अक्टूबर के पहले जितने भी ट्रांचेस थे वो डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि रिजर्व बैंक हर 6-6 महीने में ट्रांचेस डिसाइड करती है। मैं जरूर मानता हूं कि अगले ट्रांचेस भी जरूर अनाउंस किए जाएंगे रिजर्व बैंक द्वारा। लेकिन जैसे मैंने आपके पिछले शो पर कहा था, नवंबर 2015 में जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2684 रुपए का था, आज 5923 रुपए का है। तो आप रिटर्न देख लीजिए, साथ ही साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है हर साल का। तो जब आपको इतना ज्यादा मुनाफा, आपका एवरेज ईयरली रिटर्न अगर आप देखें तो 17 से 17.5% के आसपास आता है। जब आपको इतने बड़े रिटर्न सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, चाहे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो या चाहे गोल्ड हो। आप जिस भी प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, गोल्ड इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास। अगर आपको किसी दूसरे एसेट क्लास से अपना थोड़ा सा पैसा शिफ्ट करना हो। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए मिस्टर मेहता एंड रनिशा उस चर्चा के लिए। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी है, काफी सारे विकल्प हैं यहाँ पर खरीदने के लिए भी, लेकिन कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी वो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रीतम पटनायक के पास चलते हैं, और जैसे आपने सुना, सोना यहाँ पर 1850 तक भी देख सकता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या राय देंगे, स्पेशली विद द फैक्ट कि इस हफ्ते में काफी सारे डेटा हैं? मेरे को तो पूरे हफ्ते के बारे में मालूम नहीं, 1-1.5 घंटे में तो प्रॉब्लम है मनीषा, बट स्टिल हम लोग ये थोड़ा कॉशियस स्टैंस लेके चलेंगे। मुझे लगता है कि 58-850 के लेवल पे आता है तो एक स्टॉप लॉस लगा के सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 59.50 का और टारगेट प्राइस रहेगा 58,600 का। तो रियली स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ डेटा इज जस्ट अराउंड। एब्सोल्युटली। और प्रीतम, मेटल्स कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही रेंज अब अटकती हुई नजर आई है, बाजार इन्वेंट्रीज को भी देख रहा है, बट हैविंग सेड दैट ये सब मार्केट्स भी क्लियरली यहाँ पर आज यूएस इन्फ्लेशन को वॉच करेंगी। क्लियरली ये लोग इन्फ्लेशन को वॉच करेंगे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कहीं ना डॉलर पे दिख ही रहा है एंड वो प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट कर ही रहा है।
और मुझे यही चीज कहना है कि चाइना का स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है। जो मेन सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, वहाँ पे भी कंट्री गार्डन को टाइम दे दिया गया है, एक्सटेंड किया गया फॉर दिस डेट रिपेमेंट, और ये सब चीजें आर गोइंग टू वर्क पॉजिटिव फॉर कॉपर। और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आएगा नीचे के लेवल पे। सो इसलिए कॉपर यदि 730 लेवल पे आता है, वहाँ पे एक बार बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 727, थोड़ा टाइट है, और टारगेट प्राइस रहेगा 735 का। एंड साथ ही प्रीतम, क्रूड कैसे देखेंगे एट $92 अ बैरल? काफी कुछ यहाँ पर भी सपोर्टिव है, लेकिन क्या ये ओवरबॉट है? देखिए, जहाँ पे ओपेक ने बता दिया कि डिमांड बढ़ने वाला है 2.2 मिलियन बैरल से, उससे कौन आर्ग्यू करे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड में एक पॉजिटिव रैली आ सकती है वापस, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत सिग्निफिकेंट है। आई थिंक डिमांड पिकअप हो रहा है। इन्वेंट्री, एक चीज मान के चलिए, यूएस का स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री अभी बिल्ड होना चालू नहीं हुआ है, वो एक बार आता है इनटू प्ले तो बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है सप्लाई एंड डिमांड साइड ऑफ इट। तो फॉर टुडेज ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है क्रूड को 7340 लेवल पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 7300 और टारगेट प्राइस रहेगा 7400। ऑल राइट। एंड आप क्या देखते हैं अजय, अगर किसी को दो स्ट्रैटेजीज आ रही यहाँ पर बनानी हो, एक एग्रो में एक नॉन एग्रो में, तो आपकी टॉप ट्रेडिंग वर्क्स कहाँ होंगे? देखिए, डेफिनेटली चूज करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सभी कमोडिटी में अपने अपने एक इवेंटफुल में जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे कॉपर काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज कॉपर में हमने मंडे के दिन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है। तो आई थिंक 730 इज गुड टू बाय, 725 इज स्टॉप लॉस, 738 तक के हम टारगेट देख पाएंगे। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर धनिया ने काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है। नो डाउट गवार भी अच्छा लग रहा है, जीरा भी अच्छा लग रहा है, बट आई थिंक धनिया काफी ज्यादा सपोर्टिंग है। तो आई थिंक 7120 इज गुड टू बाय, 7000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट, ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए, बिकॉज आज शाम को जो इन्फ्लेशन के नंबर है, तो आई वुड प्रिफर टू हैव सिल्वर पे अगर हम देखें तो 71,000 का एक कॉल लेके चलना चाहिए, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन नंबर इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखेंगे और 20 तारीख का इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में अनचेंज रहेगा, तो विच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो 71,000 का कॉल चांदी में लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, दो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो दोनों ही एक्सपर्ट्स ने आपको बना के दी हैं। आज का इन्फ्लेशन डेटा भी मद्देनजर रखा गया है और बाकी जो इंडिविजुअल फंडामेंटल्स हैं उनका भी ध्यान है। बहुत शुक्रिया अजय, प्रीतम, आप दोनों का ही शो में जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।